और हमारा खास शो बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शेयर मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता और खास करके सोमवार का बाजार कैसा रहने वाला है। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब हैं और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि शुक्रवार का बाजार कैसा रहा, कैसा कामकाज रहा। तो मजबूत बाजार खुलने के बाद दिन भर एक दायरे में कारोबार हुआ, रेंज में ट्रेड हुआ। निफ्टी आधे % की तेजी के साथ फाइनली 11,372 बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 214 अंकों की तेजी रही। आईटी और मेटल को छोड़ आज बाजार में चौतरफा बाइंग का माहौल रहा। बैंक निफ्टी ने ट्रिपल सेंचुरी लगाकर सबसे ज्यादा सपोर्ट देने का काम किया है। और अब आपको बताते हैं कि शुक्रवार के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। यह आंकड़ा जरा आप देख लें तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 410 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 250 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन बाजार के लिए अच्छा रहा, तेजी के साथ बंद हुआ मार्केट। शुक्रवार के बाजार को आप किस तरह से देख रहे हैं? बाजार के लिए एक और मजबूत ट्रेडिंग सेशन जहां दुनिया भर के बाजारों से दमदार संकेत मिले और शुरुआत बेहद मजबूत 11,400 के करीब हुई। पूरे दिन भर बाजार ने बहुत ही छोटी रेंज में दम लगाकर कारोबार किया। आखिरी 15-20 मिनट छोड़ दीजिए जहां हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई और 11,400 के थोड़ा सा नीचे बंद हुआ निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी की ताकत, वाह क्या कहने, बहुत ही शानदार बैंक निफ्टी में एक्शन देखने को मिला और मजबूती के साथ 22,300 के आसपास बैंक निफ्टी जो बंद हुआ है वो और भी ज्यादा ताकत बैंक निफ्टी की दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर एक्शन भरपूर है। थोड़े से ग्लोबल संकेत अच्छे क्या मिले, भारतीय बाजार दौड़ लगाने लगते हैं। और ये तो छोड़ दीजिए, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तो जो जश्न चल रहा है गजब। हर रोज ढेर सारे मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जो 10 से 20% के ऊपरी सर्किट मारते हुए दिख रहे हैं। पूरे हफ्ते स्मॉल कैप इंडेक्स ने 6% से ज्यादा की तेजी दिखा दी। मिड कैप इंडेक्स भी जबरदस्त भागते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल बहुत ही बेहतरीन है। आज हफ्ते के आखिरी दिन इतनी बेहतरीन क्लोजिंग होना अपने आप में ताकत दिखाता है। और सबसे बढ़िया बात है कि 5 में से 4 ट्रेडिंग सेशन, सिर्फ कल का छोड़ दीजिए जो एक्सपायरी वाला था हफ्ते का, वो कमजोरी भरा रहा। लेकिन 5 में से 4 सेशन बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ और मजबूती भी अच्छी खासी। तो बहुत ही बेहतरीन हफ्ता रहा बाजार के लिए और मजबूत ट्रेडिंग सेशन आज का भी। तो बेहतरीन हफ्ता रहा मार्केट के लिए और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी बेहतरीन रहा। तो अब सवाल यह है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसने इस तेजी में पार्टिसिपेट किया है और किन खबरों के दम पर किया है। ये डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष बताइए। देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में तेजी देखने को मिली और निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। क्विकली वायदा बाजार के वो स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ पोजीशन बनती हुई नजर आई। पहले कुछ वो स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर तेजी की पोजीशन बनती हुई नजर आई। बॉश देखिए, शानदार ओपन इंटरेस्ट में 34% का इजाफा देखने को मिला, स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली। बीएचईएल अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट 25% बढ़ा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल काफी दिनों के बाद अब एक यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 15% बढ़ा। एशियन पेंट्स में अगर आप देखें सबके रडार पर आ रहा है, यहाँ पर भी तेजी की पोजीशन बनती हुई नजर आई। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी थे आज के बाजार में जहां पर अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ शॉर्ट पोजीशन बनी है। मदरसन सुमी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 12% बढ़ा, एल&टी फाइनेंस 12% बढ़ा और हैवेल्स में भी अगर आप देखें तो अच्छे मूव के बाद यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली। लेकिन एक्शन सबसे ज्यादा वो स्टॉक्स में था जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। सबसे पहले देखिए, मालामाल वीकली में बताया गया जिंदल स्टेनलेस हिसार, यहाँ पर काफी बढ़िया रुझान देखने को मिला। मैथन अलॉयज जो कि जैन साहब के जेम्स में आपको बताया गया था, बीएचईएल और एलटी फूड जो आपको सुमित ने बताया और वागले के वंडर में एमजीएल जो बताया गया था,
वहां पर भी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स आज सबसे ज्यादा तेजी में देखने को मिले। सरकारी बैंक देखिए, आप निजी बैंक देखिए, सब में खरीदारी का रुझान देखने को मिला और आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। कर्नाटका बैंक की तरफ से सबसे ज्यादा तेजी यहां पर देखने को मिली। HDFC बैंक भी अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक को काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई, इसका भी असर देखने को मिला। लेकिन सरकारी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कंटिन्यूस अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो BHEL है, NTPC, पावर ग्रिड और सेल में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। रियल एस्टेट स्टॉक फिर से एक्शन में आते हुए नजर आ रहे हैं। फिनिक्स मिल्स तेजी देखने को मिली, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ओबरॉय रियलिटी और DLF भी देखें तो सबके रडार पर आ रहा है। मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद नाल्को में आज गिरावट का रुझान देखने को मिला। हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील गिरावट के साथ बंद हुए। IT स्टॉक्स में भी हम आपको बता रहे हैं कि 2 दिन से एक सुस्ती के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। IT दिग्गज इन्फोसिस, L&T, इन्फोटेक, HCL टेक और माइंट्री गिरावट के साथ बंद हुए। तो ये अलग अलग सेक्टर का एक्शन आशीष ने डिटेल में समझाया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये पूरा हफ्ता बाजार के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, तो इस पूरे हफ्ते के कारोबार को देखने के बाद और आखिरी कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन के ट्रेड को देखने के बाद आपका अंदाजा मार्केट के ऊपर क्या है और इससे क्या संकेत आगे के लिए मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मार्केट्स तो बहुत जबरदस्त थे और सबसे बढ़िया बात है जो ब्रॉड बेस्ड रैली थी, जो स्मॉल कैप मिड कैप जिन पे हम लोग बहुत फोकस करते हैं, पर्टिकुलरली मैं हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप ही स्टॉक्स ज्यादातर चैनल पे बताता भी हूं, तो वहां पे बहुत जबरदस्त तेजी है। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि बहुत बड़ी रैली उस इंडेक्स में भी आ चुकी है। मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी ने आज बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। तो मुझे लगता है कि बैंक्स में चुनिंदा जो HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये लीडर्स वापस से चलेंगे। छोटे बैंक्स भी चलेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी पार्टी नेक्स्ट वीक भी जारी रहनी चाहिए। जहां पे भी अगर ग्लोबल क्यूज भले ही खराब नहीं होने चाहिए बस, और थोड़े भी अच्छे हुए, तो इंडियन मार्केट्स बहुत पॉइज्ड है चलने के लिए। और क्योंकि जो धीरे धीरे जो सेक्टर्स बंद थे वहां पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे होटल्स खुलेंगे, एयरलाइंस में बिजनेस आएगा, मॉल्स खुलेंगे, तो ये सारी चीजें जो है पॉजिटिविटी ला रही है। और जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स निकल भी गए, बहुत हद तक बहुत खराब चीजें डिस्काउंट हो चुकी है। सो आई एम क्वाइट बुलिश। मुझे ऐसा लगता है कि तेजी बनाई रखनी चाहिए, बाय ऑन डिक्लाइन से रणनीति अपनाएं और सिलेक्टिवली अच्छे स्टॉक्स में दाव लगाएं। तो आप कह रहे हैं कि मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहेगी, और आपने कहा कि पार्टी कंटिन्यू रहेगी अगले हफ्ते भी। तो अगले हफ्ते जब सर पार्टी कंटिन्यू रहेगी तो मंडे को कहां पर पार्टी मनाई जाए, और आप कोई ऐसा इंट्राडे के बारे में अपनी राय दें, इंट्राडे की कॉल दें जिससे मंडे को भी मंडे के लिए पार्टी बन जाए? बिल्कुल, देखिए इंट्राडे में मैं वैसे ही इन दिनों में जो भी स्टॉक्स ला रहे हैं, भले वो जैन साहब के जेम्स हो या वो स्टॉक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं चले हुए हों और थोड़े अंडर परफॉर्मर रहे हुए हों। कुछ ऐसे सेक्टर्स है जैसे कि ऑटो इंसुलरी है या मेटल्स है, इवन पेपर भी है, बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। तो पेपर स्टॉक में से मैंने एक स्टॉक चुना है, वेस्ट कोस्ट पेपर। मैंने पहले शेषाशाही पेपर, JK पेपर, ये सब भी रेकमेंड किया। वेस्ट कोस्ट पेपर बहुत बढ़िया लगता मुझे। 190 के लगभग क्लोज हुआ, 205 210 का टारगेट और 183 का स्टॉप लॉस इंट्राडे के तौर पे। और पोजिशनल कॉल के तौर पे मैंने चुना है ICICI सिक्योरिटीज। देखिए जिस तरीके से ब्रोकरेज बिजनेसेस ने परफॉर्मेंस दिया है पूरे लॉकडाउन के दौरान, जो डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, जो रुझान बढ़ा है मार्केट्स के तरफ, कई नए पार्टिसिपेंट्स मार्केट में आए, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या कई लोगों के पास काम नहीं था, वो लोग स्टॉक मार्केट की तरफ देख रहे हैं, जो कि मैं कहूंगा कि बहुत हद तक थोड़ा यूफोरिक भी हो रखा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ICICI सिक्योरिटीज ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए और आगे भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छे देंगे। और ये स्टॉक मैंने 280 300 के लेवल्स भी रेकमेंड किया था, उसके बाद बहुत ऊपर भी गया है, फिर अब नीचे आके कंसोलिडेशन हुआ है। तो अब जिन लेवल्स पे है वहां से मुझे लगता है कि 430 का स्टॉप लॉस लगाएं, 530 से 550 के टारगेट के लिए पोजिशनली इसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट हफ्ते में मुझे लगता है कि 530 से 550 बहुत इजीली अचीव करेगा। जी, तो ये ट्रेड आपके लिए जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, और जो लेवल संदीप जी ने बताए हैं उसको आप फॉलो करिए और उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। AGR मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है और आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, और आज की सुनवाई में क्या क्या बड़ी बातें, अहम बातें कही गई हैं,
ये डिटेल समझाने के लिए कुशल गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। कुशल, बताइए आज की सुनवाई में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए यहाँ पर इंसॉल्वेंट कंपनियों को लेकर जो भी एजीआर इनका बकाया है उस पर लगातार 5वें दिन आज हियरिंग होती हुई नजर आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लगाए। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग गाइडलाइन के तहत एजीआर बकाया चुकाने के बाद ही जो है स्पेक्ट्रम ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये चीज़ भी उन्होंने ऑब्जर्व की कि अगर वीडियोकॉन जो है जिनका एजीआर बकाया करीब 1300 करोड़ का है वो अगर नहीं चुका पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय एयरटेल है जिन्होंने इनका स्पेक्ट्रम एक्वायर किया था 2016 में, उनको चुकाना पड़ सकता है। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन निकल के आई थी। वहीं डीओटी को उन्होंने निर्देश जारी किए कि आपको स्पेक्ट्रम से जुड़ी काफी सारी जानकारी देनी होगी, जिसमें इंसॉल्वेंट कंपनियों की जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग हुई है उसकी आपको डिटेल्स बतानी है। साथ ही 1999 से कौन सी ऐसी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो स्पेक्ट्रम जो है उनको जो आवंटित किए गए थे उसका इस्तेमाल जारी अभी भी रख रही है। तो कुछ एक जानकारी जो है ये डीओटी को जो है उनको सबमिट करनी होगी। ग्रैन्युलरिटी जो है उसको चेक करना होगा सुप्रीम कोर्ट को और अकॉर्डिंगली आगे वो फैसला सुना पाएंगे। पर जो इंसॉल्वेंट कंपनियां हैं जैसे कि वीडियोकॉन, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है नीरज किशन कौल, उन्होंने ये चीज कहा कि उनकी तरफ से कोई भी एजीआर बकाया बाकी नहीं है, पर डीओटी की तरफ से जो आंकड़ा निकल कर आया है वो 1376 करोड़ रुपए का है जो उनको चुकाना होगा। और साथ ही अगर आप रिलायंस कम्युनिकेशंस की तरफ भी देखें तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने ये चीज साफ की है कि सरकार ने अब तक रिलायंस जियो से रिलायंस कम्युनिकेशन का जो भी एजीआर बकाया है उसको नहीं मांगा है, जबकि सरकार के पास ये पूरा राइट है कि वो किसी भी कंपनी से एजीआर बकाया जो है मांग सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन उनकी तरफ से निकल गई है और वो ये कह रहे हैं कि एनसीएलटी पर ये फैसला छोड़ देना चाहिए कि जो स्पेक्ट्रम बिक्री है वो डिसीजन जो है एनसीएलटी लेने चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये चीज भी बताई कि स्पेक्ट्रम बिक्री की अनुमति न मिलने पर जो स्पेक्ट्रम है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को वापस चला जाएगा, पर उससे एजीआर बकाया का भुगतान जो है वो फिर भी नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने जताई थी। और अंत में भारतीय एयरटेल वो ये मान रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम है वो किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट है और वो वैल्यूएबल एसेट अगर उनके पास नहीं रहती है तो जितने भी बैंक्स हैं वो बैंक्स पर्टिकुलरली जो स्पेक्ट्रम है उसको देखकर ही लोन देते हैं। तो अब हो सकता है कि आगे टेलीकॉम कंपनियों को लोन मिलने में दिक्कत हो अगर उनके पास स्पेक्ट्रम एज एन एसेट वो ट्रीट नहीं कर पाए तो। हाँ, ये बहुत ही डिटेल में कुशल ने बताया है कि आज की हियरिंग में, आज की सुनवाई में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएचईएल में आखिर क्यों बड़ी तेजी आई है, इसके पीछे वजह क्या है और वो कौन सी वजह है जिसने बीएचईएल को बड़ा सपोर्ट दिया है, ये डिटेल बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, बताइए। देखिए, जर्मनी की एक बड़ी कंपनी है राइन मेटल नाम से, उसने इस कंपनी में इच्छा जताई है कि वो एक करार करना चाहते हैं। दरअसल वो भारत में डिफेंस सेक्टर में एंट्री चाहते हैं, जिसके लिए वो बीएचईएल कंपनी के साथ और उसके साथ साथ यूपी सरकार के साथ भी कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं। दरअसल इन्होंने बीएचईएल और उत्तर प्रदेश के कुछ जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत भी करी है। उनके अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहीं ना कहीं ये बातचीत होती हुई दिखी है। और आपको बता दें कि यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है बीएचईएल के लिए, क्योंकि कानपुर और झांसी में उनकी फैक्ट्रीज हैं जो कि यूपी का जो डिफेंस कॉरिडोर है उसके तहत ही वो फैक्ट्रीज आती हैं। और मई में आपको याद होगा उन्होंने बोलियां मंगवाई भी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्लोबली जो प्लेयर्स हैं अगर अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमारी फैसिलिटीज़ को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के बाद आप देखिए इस कंपनी ने इंटरेस्ट जताया भी, जिसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई भी है। अगर ये फ्रैक्टिफाई होता है तो करीब करीब $100 करोड़ के आसपास का जो निवेश है वो कहीं ना कहीं बीएचईएल में आता हुआ दिख सकता है। और आपको ये भी बता दें कि स्काई शील्ड नाम की जो एयर डिफेंस गन होती है जो कि दुनिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है, उसका प्रोडक्शन सबसे पहले कंपनी करना चाहती है। उसके बाद जो टैंक गन और जो आर्टिलरी गन है वो बनाने की भी इस कंपनी की योजना है। तो नेट देखा जाए जो मई में कंपनी ने इनिशिएट किया था वो कहीं ना कहीं फ्रैक्टिफाई होता हुआ दिखा है। अगर ये इन्वेस्टमेंट होने वाला फ्रैक्टिफाई हो जाता है तो करीब $100 करोड़ के आसपास का निवेश आ सकता है, जिस वजह से आप देखिए स्टॉक एक्शन में था। ओके, तो ये वजह रही जिससे बीएचईएल में 5.5% से ज्यादा की तेजी आज के कारोबार में देखी गई है। संदीप जी, अब आप बताएं सर कि इस खबर के दम पर कुछ और तेजी बाकी है या इस खबर के आधार पर जितनी तेजी आनी चाहिए थी वो तेजी आ चुकी है, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि और भी तेजी बन सकती है और चीजें फ्रक्टिफाई कैसे होती है देखना होगा।
बट ओवरऑल देखिए, वेरी फ्रैंकली मुझे अगर फंडामेंटली बात करें या ओवरऑल जो इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है और जो एग्जीक्यूशन को लेकर हमेशा से इनके जो प्रॉब्लम्स रही है, उन सबको देखता हूं तो कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बट यही सारे पीएसयूज में कहीं ना कहीं इन्हीं टाइप की अनलॉकिंग है कि कहीं ना कहीं वैल्यू दिख रही है लोगों को, इसीलिए लोग घुसते हैं इन स्टॉक्स में। बट मुझे समहाउ ओवरऑल फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। प्योरली ये न्यूज बेस्ड और इसी तरीके का अगर कोई बड़ा निवेश अंदर आ जाता तो चल सकता है। सो बिल्कुल जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल लेके रखे, होल्ड करें, और जिनको लेना है वो ट्रेडिंग के हिसाब से ले सकते हैं अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ। बट लेवल्स अच्छे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कोई बुराई नहीं है, आराम से ऊपर जा सकता है यहां से। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपकी बीएचईएल के ऊपर। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है सर, मंडे को ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी मृत्युंजय, नमस्ते आपको और आपके सभी दर्शकों को, और आप सभी को विघ्नहर्ता गणेश जी की शुभकामनाएं। उनके जो कल उनके जो जन्म तिथि है उसके ऊपर शुभकामना, और गणेश बप्पा आए और हमारे मार्केट के लिए सब कुछ अच्छा करके जाएं। तो उस दृष्टि से आईसीआईसीआई बैंक और अल्ट्राटेक दो स्टॉक में लेकर आया हूं, जिनको आप सोमवार को खरीद सकते हैं। 375 रुपए जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी कॉल आईसीआईसीआई बैंक में आप खरीद सकते हैं। 5 रुपए 15 पैसे पे स्टॉप लॉस रहेगा करीब 3 रुपए, और टारगेट है 8.5 रुपए। अल्ट्राटेक हमने देखा कि बढ़ के गिरा फिर बढ़ा, तो ये आमतौर पर जिस दिन बढ़ता, आज थोड़ा बढ़ा है तो दूसरे दिन गिरना चाहिए मंडे को, लेकिन फिर भी ये 2 या 3 दिन के हिसाब से लेंगे तो पैसे मिलेंगे। तो 4200 के कॉल आप ले सकते हैं 65 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 40 रुपए और टारगेट रहेगा इसका 105। तो ये दोनों स्टॉक आप 3 दिन, मतलब अब तो एक्सपायरी है थर्सडे तक, आप इसको रख सकते हैं जी। और अब वक्त है ये जानने का कि सोमवार के बाजार में आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, सोमवार के लिए मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? बाजार की ट्रेडिंग रेंज और सपोर्ट अब धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। 11,250, 11,300 अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और यहां पर आते ही बाजार में आपको खरीदारी आते हुए दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 11,450, 11,500 हल्की रुकावट का लेवल है, और अगला हफ्ता बहुत अहम है। वो इसलिए कि अगले हफ्ते जो वायदा कारोबार की एक्सपायरी है ना, वो मंथली है, पूरे महीने वाली, अगस्त महीने की। तो उस लिहाज से पोजीशंस थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, तो थोड़ा एक्शन बढ़ जाता है। लेकिन निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी ये जबरदस्त मजबूती के संकेत दे रहा है। आखिरी बाधा बैंक निफ्टी पर जो बची है वो है 22,500 की। पूरी उम्मीद है सोमवार या आने वाले 1-2 दिनों में 22,500, 22,600 की रेंज में बैंक निफ्टी जा सकता है, और इस रेंज को पार करके अगर टिक गया तो देखिए फायरवर्क्स, आतिशबाजी, जबरदस्त तेजी और बैंक निफ्टी में दिखेगी, जो 23,000 के आसपास तक बैंक निफ्टी को ले जाने की कोशिश करेगी। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जब तक कि कोई ग्लोबल संकेत एकदम से खराब ना हो जाए, अनएक्सपेक्टेड, हमारी नॉलेज में तो है नहीं, उम्मीद तो है नहीं, डर भी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आप उम्मीद नहीं करते तो एक अलग बात है। अदरवाइज बाजार का ट्रेंड एकदम क्लियर है, बिल्कुल साफ तेजी का। तो जब तक तेजी का ट्रेंड है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, 11,250, 11,300 को सपोर्ट मानिए, और बैंक निफ्टी पर 21,900, 22,000 बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो इस रेंज को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का रुझान बनाए रखें। जब तक कि किसी अहम सपोर्ट लेवल को बाजार न तोड़े, तब तक तेजी का रुझान बनाकर बने रहने में समझदारी है, और यही ट्रेंड उम्मीद करते हैं कि अगस्त की एक्सपायरी तक, अगले गुरुवार तक तो कम से कम रहना चाहिए, उसके बाद देखेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका कल मंडे के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं सोमवार के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से मंडे को ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए?
गुड इवनिंग मृत्युंजय जी और सभी दर्शकों को और आपको गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए मृत्युंजय जी, आज जिस तरीके से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला और हम 11,400 के पास क्लोज हुए, तो अब निफ्टी का जो सेटअप है ये 78.6% रिट्रेसमेंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर हम 11,400 का लेवल क्रॉस करेंगे तो एक बड़ा अपमूव यहाँ से निफ्टी में बनते हुए दिखना चाहिए। तो 11,400 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे हम करंट लेवल पे, और जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 75 रुपीज के आसपास। ये कॉल ऑप्शन बाय करना, और हमें लगता है कि जिस तरीके का सेटअप है निफ्टी में मूव एक्सटेंड होना चाहिए 11,450 से 11,500 के जोन में निफ्टी जाना चाहिए। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हम सजेस्ट कर रहे हैं 120 रुपए के आसपास इसके टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो मंडे में 11,400 का कॉल ऑप्शन जो कि अगर सीरीज की एक्सपायरी का है वो बाय करना है, और उसके टारगेट होंगे 120 रुपीज के आसपास। मंडे के लिए जो स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, देखें तो पीएचयू सेक्टर में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। पिछले 3-4 सेशन में देखें तो काफी अच्छा एक मोमेंटम था, उसमें हमें कोल इंडिया काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक को देखें तो एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक एक लोअर लेवल पे कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है, और उसके बाद हमें देखें तो नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला, और शॉर्ट कवरिंग एक्शन भी कहीं ना कहीं शॉर्ट अनबाइंड होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कोल इंडिया में यहाँ से एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिखना चाहिए। 148 के टारगेट हमें लगता है कोल इंडिया में देखने को मिलना चाहिए मंडे ट्यूसडे के सेशन में। 137 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया बाय करने की सलाह रहेगी। जी ठीक है, तो ये ऑप्शन का ट्रेड आपके लिए। लेकिन ये तो ट्रेड की बात हो गई मंडे के लिए, लेकिन अगले हफ्ते के लिए बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स कौन कौन से हैं जिस पर बाजार की नजर रहेगी, ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ी हैं। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, काफी एक्शन पैक रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सबसे पहले नतीजों की अगर बात करें, LIC, हाउसिंग फाइनेंस, IGL, NMDC जैसी वायदा बाजार की कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। साथ ही 24 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन काफी सारे इवेंट्स हैं। MPS के बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। 25 अगस्त के दिन मिंडा इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू खुलेगा। सीक्वेंट साइंटिफिक का ओपन ऑफर भी इस दिन खुलेगा। M&M फाइनेंस राइट इशू के इक्विटी शेयर क्रेडिट होते हुए दिखेंगे शेयर धारकों के अकाउंट में 25 अगस्त के दिन। इंडसइंड बैंक की EGM होने जा रही है, और साथ ही टाटा मोटर्स की AGM भी होगी। विएटेक वबाक प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक करेगा। वहीं 27 अगस्त के दिन GST काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिस पर फोकस रहेगा। 28 अगस्त के दिन अगस्त सीरीज की एक्सपायरी होगी। मंथली एक्सपायरी है सेंचुरी टेक्सटाइल, इक्विटास होल्डिंग, उज्जीवन फाइनेंशियल, ये 3 कंपनियां FNO से बाहर होती दिखेंगी। वहीं लुमेक्स ऑटो और मनप्पुरम फाइनेंस की AGM होती हुई दिखेगी। इसी दिन त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बायबैक की रिकॉर्ड डेट भी है, और साथ ही हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस का ओपन ऑफर 28 अगस्त के दिन बंद होने जा रहा है। तो ये अगले हफ्ते के लिए अहम ट्रिगर। लेकिन आखिरी सवाल संदीप जी मेरा आपसे ये होगा कि अगले हफ्ते लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करना हो, पैसा लगाना हो, तो कहां पर लगाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी इस इंडस्ट्री की एक लीडर को मैंने रेकमेंड किया हुआ, क्रिसिल को, इसी शो में शाम को, और हमेशा लॉन्ग टर्म पिक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और लास्ट वीक के भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए हैं जो भी पिक्स थे। अब उसके सामने मैंने सेकंड जो है, अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में देखें तो ट्रिगोपोलिस्टिक 4 कंपनीज है वैसे, और ट्रिगोपोलिस्टिक है लिस्टिंग के लिहाज से 3 कंपनीज लिस्टेड है, और इकरा इज नंबर 2, और मुझे इकरा बढ़िया लग रहा है। अब सबसे बढ़िया बात क्या है कि पूरे मार्केट में स्टॉक्स वही अब ढूंढने की कोशिश करें, और वही अब चलेंगे जो कि परफॉर्म नहीं किया मार्केट के साथ इतने दिनों में। और अब कहीं ना कहीं अब स्कोप इन स्टॉक्स में बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क नहीं है। डाउनसाइड इसलिए नहीं है कि आप देखिए 2500-2600 के लगभग अभी ये भाव चल रहे हैं, और 2600 के लगभग 2657, और डाउनसाइड करीब 2000-2200 है, जहां पे सेटल हुआ था जब बहुत पैनिक बॉटम बने थे। और सबसे बढ़िया बात है, ये स्टॉक मार्च 20 का जो रिजल्ट था इकरा का, वो बेहतरीन था। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स थे 35 करोड़ के। अब जून क्वार्टर का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, और क्रिसिल और केयर का अगर जून क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो हालांकि बहुत कोई अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्राइस में कहीं ना कहीं इसके भी हल्के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड और डिस्काउंटेड है,
जून 20 के। बट ओवरऑल देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है, रिटर्न ऑन, और पिछले 5 साल में अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो करीब 11-12% की कैगर से ग्रो किया है, और पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट्स में ग्रोथ लाई है, करीब 100 करोड़ के लगभग हर साल कमा रही है। और मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में रेटिंग्स का बिजनेस और बढ़ेगा, जिस तरीके से सरकार कंप्लायंस की तरफ और ज्यादा बढ़ रही है कि कंपनियां अपनी रेटिंग्स और ये सब करवाएं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये फाइनेंशियल सर्विसेज वैसे भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किए पूरे लॉकडाउन के दौरान, और ओवरऑल एक्टिविटी भी चली है, इन लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी पर एम्प्लॉय भी बहुत बढ़िया रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करें, और 3150-3190 का टारगेट के लिए। जी, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, राजेश पालविया जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि हफ्ते का आखिरी कारोबार बाजार में कैसा रहा और अगले हफ्ते के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, मंडे को कहां पर ट्रेड का मौका मिलेगा। और आप संदीप जी आपको, राजेश जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी गणेश चतुर्थी की, और साथ ही जी बिजनेस के तमाम दर्शकों का भी गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।